बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे जीएस का, यूपीएससी का जीएस पेपर का 1 का। ठीक है, और मैं अभिषेक और आपकी अभियान आईएएस की आईएएस हिस्ट्री की फैकल्टी हूँ। और हम एक हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम समझेंगे, क्या सिलेबस है। ठीक है, और सिलेबस को हम डिस्क्राइब भी करेंगे, और क्या क्या हम क्या रणनीति क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हमारे लिए बेहतर परफॉर्मेंस हो। ठीक है, हम हिस्ट्री में ज़्यादा से कोई ज़्यादा नंबर गेन कर सके, क्योंकि हिस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि फर्स्ट पेपर में भी हिस्ट्री का रोल है, मॉडर्न भी है, वर्ल्ड भी है। ठीक है, सेकंड पेपर में देखोगे आईआर के पार्ट में भी क्या है, आपको जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है तब तक आप आईआर का क्वेश्चंस नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर हिस्ट्री और समझ में आ गई, ठीक है, तो आप अगर ऑप्शनल लेते हो, चाहे आपको ऑप्शनल है, तो भी आप उसमें नंबर गेन कर सकते हो। ये नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट, यूपीएससी में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे नंबर हम उठा सकते हैं, क्योंकि जीएस के पेपर में क्या होता है कि मैक्सिमम 100 चला जाए, ठीक है, या 110 चला जाए। तो और लेकिन ऑप्शनल में नंबर हमें ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री का कुछ पॉइंट्स अगर हम तैयार कर लें, तो हिस्ट्री हिस्ट्री तैयार करने से हमारा आईआर भी तैयार हो जाएगा, और हमारा हिस्ट्री तो तैयार होगा ही। ठीक है, तो बेसिकली यूपीएससी के सिलेबस में, ठीक है, पहला कहता है, पहला टॉपिक उसमें दिया हुआ है, ठीक है, कल्चर से। कल्चर में क्या कहता है कि भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, या फिर इंडियन कल्चर विल कवर साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फॉर्म एंड एंशियंट टू मॉडर्न। इसने तो इतना दे दिया, लेकिन हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या क्या हमें छोड़ना है। अभी तक जो यूपीएससी का, या फिर जो यूपीएससी के फॉलो कर रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, चाहे स्टेट पीसीएस भी फॉलो करता है कि हमें वो सारी चीज़ें यूपीएससी की तरह अपना बनाए, पेपर भी वो लोग बनाते हैं। तो क्या क्या किन किन टॉपिकों से अभी तक, जब से सिलेबस चेंज हुआ है यूपीएससी का, तब से क्या क्या किस किस टॉपिक को इन्होंने फॉलो किया है, क्या क्या पूछते हैं, क्या स्ट्रेटजी से पूछा जाता है। हिस्ट्री को लोग कहते हैं कि भैया हिस्ट्री स्टैटिक पोर्शन है, उसको हम करंट से क्या अपडेट करें, लेकिन एक बात ये यहीं पे गलती हो जाती है। हिस्ट्री आज के डेट में टोटली करंट बेस्ड है। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अगर अगर आप देखेंगे, हम लेटर मुगल पीरियड पढ़ते हैं, तो औरंगजेब के बाद क्या होता है, चेंज हो जा लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। लेकिन अभी हाल ही में ज्ञानवापी का मामला था, तो ज्ञानवापी का मस्जिद का मामला किससे रिलेटेड है, औरंगजेब से रिलेटेड है। तो ये करंट के जो मुद्दे हैं ना, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, करंट में किस लीडर्स का ज़्यादा हाईलाइटेड है, या किस लीडर की फिलॉसफी या पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, चाहे कल्चरल कोई भी रिफॉर्म हो रहा है, चाहे कोई मंदिर से रिलेटेड कहें, चाहे जो भी चीज़ें, आर्किटेक्चर, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको हमें, इसको पढ़ने के लिए, कल्चर को पढ़ने के लिए हमें करंट से हमेशा अप टू डेट होना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम रणनीति क्या अपनाएंगे, करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, ज़्यादा इसमें भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछता भी है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, बौद्धा से, जै जैना से, मौर्य से, एंड पोस्ट मौर्य से, अगर एंशियंट कल्चर के में पूछता है तो। ठीक है, या फिर अगर मिडवल से अगर पूछता है, ठीक है, तो ज़्यादातर मुगल आर्किटेक्चर से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, मॉडर्न में तो सारा का सारा करंट बेस्ड आ जाएगा, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। ठीक है, तो एंशियंट में हमें जो रणनीति अपनानी है, हमें करंट को और स्टैटिक पोर्शन को दोनों एक साथ लेके चलना है। और क्या क्या हमें पढ़ना है एग्जाम के ओरिएंटेड, कि ताकि हम अपने जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस है, क्योंकि 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब 250 मार्क्स के जीएस के फर्स्ट पेपर में क्या क्या होता है, जीएस के फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री भी है, ठीक है, ज्योग्राफी भी है, और सोशल लॉजी भी है, क्या सोशल, हाँ, ये तीन चीजें आपकी है। अब तीनों से मिला के हमें 25 क्वेश्चंस आने हैं। तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करना है, क्योंकि हमें 7 मिनट में क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। लेकिन स्टैटिक और करंट बेस, क्योंकि जो भी आंसर लिखोगे, ठीक है, अगर हम करंट को जोड़ के कोई भी टॉपिक, अगर ज्ञानवापी के मामला को भी उठा हुआ था, अगर ज्ञानवापी के मामले को समझेंगे तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम करंट, थोड़ा सा स्टैटिक, दोनों को मिला के अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे, देन कंक्लूजन देंगे, तो सारी चीज़ें क्या होगी हमारी, सही हो जाएंगे, उसके जो भी आर्किटेक्चर थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि
18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं और व्यक्तित्व और विषय, या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर्सनालिटी एंड इशू। अब ध्यान देना यहाँ पे, अभी जो क्वेश्चंस पूछे जैसे पूछ देता है ना कि अंबेडकर और गांधी को लेकर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे तिलक को लेकर बनता है, चाहे पटेल को लेकर बनता है, उनकी फिलॉसफी थी, इनकी आइडियोलॉजी थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, तो अगर व्यक्तित्व को लेके पूछता है तो इसका अलग ही हम पढ़ेंगे, जितने जो मेन मेन लीडर्स थे, ठीक है, कि जो आज के डेट में उनकी क्या प्रासंगिकता है या फिर उनका योगदान हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रहा, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, जो मेन मेन लीडर्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है कि 18वीं सदी के लगभग, मतलब अगर 18वीं सदी के लगभग अगर हम देखते हैं तो क्या 1757 से स्टार्ट हो जाता है, 18वीं सदी से मिडिल, द बैटल ऑफ प्लासी होता है। 1757 से लेके 1947 तक, ये क्या बोल रहा है कि 1947 तक हमें जो भी इश्यूज हैं वो हमें आपको पढ़ना है और इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि 70, अब यहाँ तो सिलेबस में दे दिया कि मिडिल से, 18th सेंचुरी की मिडिल से, लेकिन अगर 18th सेंचुरी के मिडिल से पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। तो क्योंकि जब मुगल का डिक्लाइन होता है तभी तो ब्रिटिश कंपनियां हावी होती हैं। ठीक है, जब ब्रिटिश कंपनियां हावी होंगी तो उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी, जैसे हमको पढ़ना भी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या इम्पेक्ट पड़ा। और देन 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर्स होता है, देन हम धीरे 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 एजुकेशन पे डेवलपमेंट हो जाता है, फिर प्रेस पे डेवलपमेंट हो जाता है, फिर आपका, अब इसको पढ़ने के लिए हम 3 फेज में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हैं कैसे इसको, इस पे हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता भी है तो मान के चलो कि अगर 5 क्वेश्चन चाहे 6 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 3 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। इससे वर्ल्ड हिस्ट्री से ना, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभी 1 क्वेश्चन आया, कभी कभी 2 क्वेश्चन, लेकिन मॉडर्न से, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल से और आफ्टर इंडिपेंडेंस से कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से काफ़ी कुछ चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ में। ठीक है, जो पहले क्या था, ट्रेडिशनल एजुकेशन था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, सारी कुछ चीज़ें क्या हो रही है, धीरे धीरे दिन पर दिन चेंजेस पर, तो क्वेश्चंस इससे भी बन सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है, स्टेट डिप्लोमेसी भी खेला जा रहा है। ठीक है, उस टाइम क्या कहता है, राज्यों को जोड़ने की बात की गई थी। हमें इस चीज को, अब इसमें हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना और इसमें हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना है और इसमें हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, ये 3 मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो हम इसमें पढ़ेंगे 1757 से लेके 1857 तक, एक फेज में पढ़ेंगे। दूसरे फेज में हम क्या पढ़ेंगे, 1857 से 1905 तक। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, 1905 से लेके 1947 तक। ये 3 फेज में हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो भी इकोनॉमिक चेंजेज हुए हैं। ठीक है, चाहे 1757 से लेके 1857 तक, या 1857 से लेके 1905 तक, या 1905 से लेके 1947 तक, जो भी चेंजेस हुए होंगे, जो भी घटनाएं होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बैक जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होता है, लेटर मुगल पीरियड से। क्योंकि इतने साल से भाई मुगल साम्राज्य क्या आता है, 1526 में आता है, ठीक है, 1526 में आता है, और कब तक रहता है, 1857 तक। इतना बड़ा साम्राज्य रहा है मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आखिर क्या मुगल औरंगजेब के बाद ऐसा क्या कंडीशंस हो जी, ऐसी कौन सी औरंगजेब की पॉलिसीज थी कि मुगल के जो आने वाले जो राजा थे, उन्होंने उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए और डिक्लाइन होते गए, और ऐसी कौन सी कंडीशंस पैदा हो गई कि जो ब्रिटिशर्स से दिन पर दिन क्या होते गए, हावी होते गए, जिससे नुकसान क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमिक थी दिन पर दिन क्या हो गई, डाउन होती चलेगी। डाउन होने से क्या हुआ, गरीबी आने लगी, भुखमरी आ गई, लोग अपोज करने लगे थे। ठीक है, दूसरा कि स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न चरणों, देश के विभिन्न भागों में क्या योगदान रहा, और व्यक्ति के मतलब किसका किसका, किस लीडर का किस सेक्टर में योगदान रहा है, हम उसको भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद के
स्वतंत्रता के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, जो भी एकीकरण और पुनर्गठन होता है वो सारी चीज़ें। और नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है कि 18 सेंचुरी से जब वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होता है तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, पढ़ने का हम क्रम क्या रखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से चलेंगे हम कल्चर पे, और कल्चर के बाद हम चलेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पे। ये सिनेरियो हम रखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस से रिलेटेड किसी को कोई कुछ कुछ पूछना है? सिलेबस समझ में आ गया कि क्या हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि हमें देखो हिस्ट्री क्या है ना, स्टैटिक नहीं पढ़ना है। अभी तक ढर्रे वाली पढ़ाई पढ़ के ना हम नंबर नहीं गेन कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक जो पुराने पीढ़ी से चलती आ रही कि हाँ जो वही पुरानी हिस्ट्री चलती आ रही, नहीं, हमें अपने लिखने के तरीके को बदलना पड़ेगा। हमें लिख पढ़ने समझने पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हर एक टॉपिक को ना, हर एक टॉपिक को धीरे धीरे आराम से समझना है और समझते हुए करंट से अपडेट करना है। मतलब मैंने बोला था ना स्टैटिक प्लस करंट, मतलब इस दोनों का अगर मान के चलो कोई स्टैटिक पोर्शन है, अगर उससे रिलेटेड कोई करंट में टॉपिक चल रहा है हम उसको वहीं पे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ बनता है, उसी से बनता है। स्टैटिक सब क्वेश्चंस बनना मतलब ये नहीं पूछेगा 1897 की क्रांति हुई तो क्यों हुई भाई, तो आपको पता है कि उसके कारण क्या थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, क्या प्रसंग दिखता है, क्योंकि 1815-17 के रिवोल्ट को लेके भी अभी हाल ही में चर्चा था। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, 1815-7 का जो रिवोल्ट है वो मेरठ से ना आगे कहाँ से हुआ था, उन्होंने बोला कि अंबाला से हुआ था। तो ये जो मुद्दे उठ रहे हैं दिन पर दिन, हर लोग अभी आज़ादी के जो महोत्सव अमृत महोत्सव मनाया गया उसमें ऐसे बहुत से जो नेशनल मूवमेंट में जिनका पार्टिसिपेशन था, जिनका अभी तक नाम नहीं किसी बुक में था, उनका भी नाम कम से कम अप्रॉक्स 150 लोगों को जोड़ा गया है। और जितने हम स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते थे उसके अलावा हमें 150 लोगों के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, कि किनका इनका क्या योगदान रहा है।